Now today our topic is consequences of deforestation. Deforestation के क्या क्या consequences, मतलब क्या हो जाता है deforestation होने के बाद. Deforestation lead to global warming, that is rise in Earth's temperature. ग्लोबल वार्मिंग मतलब अर्थ का टेम्परेचर बढ़ना, कार्बन डाइऑक्साइड का अर्थ के एटमॉस्फेयर में बढ़ना. नेक्स्ट इज रेड्यूस रेनफॉल, रेनफॉल बहुत कम हो जाती है. ठीक है. सॉइल इरोजन होता है. लॉस ऑफ हैबिटेट फॉर न्यूमरस प्लांट्स एंड एनिमल स्पीशीज, बहुत सारे हैबिटेट जो है वो मतलब उनके घर खराब हो जाते हैं प्लांट और एनिमल्स के, जहां पर वो रहते थे, जिस हैबिटेट में वो रहते थे. फ्लड्स आती है डिफॉरेस्टेशन के, जैसे लैंडस्लाइड्स होती है. एक्सटेंशन ऑफ स्पीशीज खत्म होने लग जाते हैं. डिजर्टिफिकेशन एंड डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल. डिजर्टिफिकेशन मतलब लैंड का डेजर्ट में कन्वर्ट होना, पूरी तरह से सूख जाना लैंड का. ठीक है. तो उसे कहा जाता है डेजर्टिफिकेशन. और डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल मतलब कि अंडरग्राउंड वाटर जो है उसके लेवल में भी कमी आ जाना. किसकी वजह से होता है? वो सब भी डिफॉरेस्टेशन की वजह से ही होता है, क्योंकि पानी जो है वो ज्यादा अंदर जा नहीं पाता, क्योंकि प्लांट से पानी, रूट से पानी को अब्सॉर्ब करती है और सॉइल से भी लेती हूँ, तो वो अंदर नहीं जा पाता. ठीक है. तो वो हो जाते हैं कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन. सर आ जाता है हमारा मेन टॉपिक, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट. कैसे हम फॉरेस्ट को बचा सकते हैं. Here are some ways to conserve forest which will help to create a healthier and productive planet. कुछ ways हैं यहाँ पर जिससे आप फॉरेस्ट को बचा सकते हैं, जैसे कि प्रैक्टिस एफॉरेस्टेशन एंड रिफॉरेस्टेशन. एफॉरेस्टेशन और रिफॉरेस्टेशन दो अलग चीजें हैं. देखें एफॉरेस्टेशन क्या होता है. Afforestation is the growing of tree in lands that have not been cultivated for a while. बहुत टाइम तक अगर लैंड खाली रहा है, वहां पर कुछ भी कल्टीवेशन नहीं हुआ है, और वहां पर अगर आप ट्रीज को ग्रो कर देते हैं, तो वो क्या होता है? आपका एफॉरेस्टेशन. ठीक है. उसे क्या कहेंगे हम? एफॉरेस्टेशन. और रिफॉरेस्टेशन क्या होता है? रिफॉरेस्टेशन इज द ग्रोइंग ऑफ ट्रीज इन लैंड that were destroyed due to deforestation. Reforestation मतलब ऐसे लैंड पर ट्रीज का ग्रो करना जहां पर ऑलरेडी फॉरेस्ट था, बट उसको कट कर दिया गया है. किसकी वजह से? डिफॉरेस्टेशन की. मतलब ट्रीज को कट कर दिया गया है, वहां का पूरा जंगल खाली कर दिया गया है, तो वहां पर ऑलरेडी पहले प्लांट थे और आपने वहां जाकर प्लांट अगर लगाए या ट्रीज लगाए, तो उसे कहेंगे हम रिफॉरेस्टेशन. ठीक है. मतलब फॉरेस्ट को फिर से बनाना. मोर फॉरेस्ट रिजर्व एंड नेशनल पार्क शुड बी स्टैब्लिश. ज्यादा से ज्यादा फॉरेस्ट रिजर्व और नेशनल पार्क हमें बनाने चाहिए. अवेयरनेस प्रोग्राम कुड बी कंडक्टेड to educate people about the need to use forest product judiciously. बहुत प्रोग्राम्स होना चाहिए जिसके अंदर पीपल को बताया जाए, इंसानों को बताया जाए कि आपको कैसे प्लांट प्रोडक्ट का सही तरीके से यूज करना है, या फॉरेस्ट प्रोडक्ट का सही तरीके से यूज, या जितना नीड है उतना यूज कैसे करना है. The need to recycle paper should be explained to save trees. ट्रीज को बचाने के लिए पेपर रिसाइकल के बारे में ज्यादा बताना चाहिए, क्योंकि पेपर हमें ट्रीज से मिलता है. इसका मतलब ये नहीं कि आप ये सोचे कि पढ़ाई नहीं होना चाहिए. वैसे अभी इस साल तो पेपर्स का बहुत कम यूज हुआ है, बहुत से बच्चों ने तो कॉपीज भी नहीं बनाई होगी, मैं बता सकती हूँ. ये इतना तो पता है मुझे भी. तो आप ये ना सोचें कि पढ़ाई इंपॉर्टेंट नहीं है, पेपर को रिसाइकल हो सकता है वो. ठीक है. उसके रिसाइकल की प्रोसेस बताना वो ज्यादा जरूरी है. Destruction of forest by fire is disastrous. Sometimes it starts naturally because of lightning or because of friction between trees during fast blowing winds. अब ये जो फॉरेस्ट फायर होती है बहुत ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा नुकसान होता है. तो कभी कभी तो वो नेचुरली होती है, जब बिजलियां कड़कती है उसकी वजह से फायर हो जाती है, या फिर ट्रीज जो होते हैं उनके बीच में अगर फ्रिक्शन की वजह से भी जब वो हिलते हैं तो उनके बीच में चिंगारी निकलना स्टार्ट हो जाती है. कुछ भी हो सकता है उनके बीच में बहुत तेज हवाओं के साथ, तो इस वजह से भी फॉरेस्ट फायर हो जाती है. However, in most of the cases, it is caused by humans either intentionally or accidentally. But नेचुरल चीजें, नेचुरल कैलामिटीज की वजह से तो बहुत कम फॉरेस्ट फायर होती है, बट इंसानों के इंटरफेरेंस की वजह से अनइंटेंशनली या फिर एक्सीडेंटली या फिर इंटेंशनली भी, दोनों ही रहता है. वो जानबूझ के भी बहुत से लोग जो होते हैं वो फॉरेस्ट फायर करते हैं या फिर आग लगाते हैं बड़े एरिया में, ताकि बदला लेने के लिए, कुछ भी करने के लिए, नुकसान पहुंचाने के लिए, एक्सीडेंटली इंटेंशनली कैसे भी, पर ह्यूमन की वजह से ही ज्यादा आग लगती है. One must adopt the latest technique to control fire, and steps should be taken to prevent and control this fires. और आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा टेक्निक्स का यूज करना चाहिए ताकि हम फायर का, मतलब जो फायर है वो ज्यादा ना लगे, या फिर लग जाती है तो उसको जल्दी हम प्रिवेंट करें ताकि ज्यादा एरिया में वो ना पहुंचे. ठीक है. Overgrazing the same patch of land by cattle should be prevented by providing sufficient pasture in the areas near the
फॉरेस्ट। ओवर ग्रेजिंग, अगर एक ही जगह पर बार बार चरवाहे वहां पर जाते रहेंगे और वो भेड़ बकरियों को वहां खिलाते रहेंगे तो वो वहां पर नया प्लांट कुछ उगेगा नहीं, उससे पहले उसे खा लिया जाएगा, छोटा सा ही रहेगा उसे खा लिया जाएगा। तो उससे भी क्या होता है, लैंड जो होता है उसका नुकसान हो जाता है। इसलिए एक स्पेसिफिक जगह बन जाना चाहिए कि हाँ इस टाइम तक आपको यहाँ पर करवाना है ग्रेजिंग और इस टाइम पे आपको इधर चले जाना, ठीक है। गवर्नमेंट मस्ट टेक स्ट्रिक्ट मेजर टू कंजर्व फॉरेस्ट, दे मस्ट ब्रिंग इन लॉज एंड इम्प्लीमेंट देम इन एन इफेक्टिव मैनर। गवर्नमेंट को बहुत बहुत ज्यादा जरूरत है कि स्ट्रिक्ट रूल्स बनाए जाएं, स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए जाएं अगर फॉरेस्ट के साथ कोई भी नुकसान हो रहा है, क्योंकि पेड़ हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, वो नहीं होंगे तो हमारा बहुत सारा नुकसान होगा और आपने ऑलरेडी नुकसान हम देख चुके हैं, ठीक है। एक केस स्टडी देखते हैं, यहाँ पर बताया गया है चिपकू मूवमेंट के बारे में आपको बताया गया। द वर्ड चिपकू मीन्स टू स्टिक, आपको पता है ये, और टू हग। It was a movement started around 260 years ago in Rajasthan by a large group of people from 84 village, led by a lady called अमृता देवी। अमृता देवी थी राजस्थान की, उन्होंने ये मूवमेंट स्टार्ट किया था। इस मूवमेंट में वो लोग क्या करते थे, पेड़ों से जाके चिपक जाते थे, जब भी उन्हें कोई कट करे जाता था वो उससे हक कर लेते थे और उसके साथ लगे रहते जब तक कि वो सामने वाला हार ना मान जाए कि ठीक है अब हम नहीं कट करेंगे उसको। ऐसे ही उन लोगों ने क्या किया, हर ट्री के साथ जाके वो ऐसे चिपक जाते थे और ट्री को कट होने नहीं देते थे, ठीक है। यही एक केस स्टडी है, अब मैं आपको पूरा पढ़ के बताती हूँ। These people laid down their lives in an attempt to save trees for being cut down on the order of the king of Jodhpur, who wanted to build the palace for his family. After that incident, the king passed an order to not cut any more trees in all Bishnoi villages. अब जब उन्हें पता चला, ये लोग क्या करते थे, उसको जाके हक कर लेते थे, ट्रीज को हक कर लेते थे, तो जो जोधपुर के जो किंग थे उन्होंने ऑर्डर दिया था कि सारे ट्रीज को कट कर दें और वहां पर एक बड़ा सा महल बनाया जाए। बट अमृता देवी और कुछ 84 विलेजेस के लोगों ने मिलकर क्या किया, ट्रीज को सबने जाके हक कर दिया, हम नहीं काटने देंगे, हमें काटो उसके बाद। तो इतने ज्यादा इंसानों को भी नहीं कट कर सकते थे उनके वजीर और जो भी थे वो लोग काम करने वाले। तो फिर बाद में किंग ने ऑर्डर दिया कि अब आपको कोई भी ट्री कट करने की जरूरत नहीं। This incident inspired several other people. Sundarlal Bahunga, an eco-activist, spent his whole life educating villagers about the consequences of deforestation. He made an appeal to Mrs. Indira Gandhi, the then Prime Minister of India, to ban cutting of trees. He gave the slogan, "Ecology is permanent economy." This resulted in a ban of cutting of trees for 15 years in Himalayan forest. अब सुंदरलाल बहुगुण भी इससे बहुत ज्यादा इंस्पायर हुए। वो ऑलरेडी एक इको एक्टिविस्ट थे, मतलब इकोलॉजी से रिलेटेड ही वो एक्टिविस्ट थे, मतलब लोगों को जागरूक करते थे, वो एजुकेशन देते थे उन लोगों को, विलेजर्स को, कि हमारे लिए पेड़ कितने जरूरी है, हमें पेड़ों को नहीं काटना चाहिए। क्योंकि विलेजेस में क्या होता था, उनको ऑर्डर मिलते थे, उनको पैसा मिलता था, वो हर चीज करने के लिए जाते थे क्योंकि उनके पास ऑलरेडी पैसे की कमी होती थी। तो फिर उन्होंने इंदिरा गांधी, मिसेस इंदिरा गांधी को अपील की थी, जब उस टाइम की वो प्राइम मिनिस्टर थी, उन्हें अपील की कि आप एक ऐसा रूल बना दें या बैन कर दें चीजों को कि फॉरेस्ट की कटिंग ना हो। तो 15 साल तक हिमालयन फॉरेस्ट में कटिंग, जो पेड़ है उनको नहीं काटा गया। और उस टाइम स्लोगन क्या दिया उन्होंने, इकोलॉजी इज परमानेंट इकोनॉमी। इकोनॉमी मतलब जो पैसे से रिलेटेड होती है, और इकोलॉजी हमारा आसपास के सराउंडिंग की स्टडी, ठीक है। तो इकोलॉजी क्या है, परमानेंट इकोनॉमी, हमारा वो परमानेंट साथी है, अगर वो नहीं होंगे तो हमारा कुछ भी नहीं बनेगा, ठीक है। Gaura Devi was part of the greater Chipko movement for 4 days. She and her group of women stood vigil and guard the forest in the Garhwal Himalayas. ऐसे गौरा देवी भी थी, ये भी चिपको मूवमेंट का पार्ट रही। तो 4 दिन तक उन्होंने और उनके साथियों ने ऐसे पेड़ को कवर करके रखा था। कहाँ पर, इन्हें गढ़वाल हिमालयाज में। Another such leader was Chandi Prasad Bhatt, who helped to develop small-scale local industries using the forest resources. He prevented the government from setting up a sports goods company in Alaknanda Valley in उत्तर प्रदेश। अब एक और लीडर थे चंडी प्रसाद भट्ट, उन्होंने भी क्या किया, उन्होंने एक छोटा लोकल इंडस्ट्री वहां पर लगाई, जिससे कि फॉरेस्ट रिसोर्सेज का वो यूज करते, ज्यादा नहीं यूज करते, कुछ यूज करते थे, और फॉरेस्ट रिसोर्सेज का यूज करके वो लोगों को फायदा पहुंचाते थे। क्यों करा उन्होंने ये सब, क्योंकि वहां पर एक स्पोर्ट्स एकेडमी खुलने वाली थी। स्पोर्ट्स गुड एकेडमी मतलब जो स्पोर्ट्स में जो चीजें लगती है, बैट बन रहे हैं, किट्स बन रही है, ठीक है, पूरी क्रिकेट किट बन रही है, तो वो वहां पर सेटअप होने वाली थी। तो उसे रोकने के लिए उन्होंने अपनी एक छोटी इंडस्ट्री डाली, लोकल इंडस्ट्री डाली, और उस पूरे अलकनंदा वैली को उन्होंने बचा लिया।
ठीक है, तो ये था आपका कुछ एक केस स्टडी के बारे में आपको बता दिया है कैसे लोगों ने पहले टाइम पर फॉरेस्ट को प्रिजर्व किया है। अब आपको करना रहेगा इन क्वेश्चन के आंसर ओरली देना है, बट आप चाहें तो रफ कॉपी में लिख सकते हैं ताकि आपको याद भी रहे। ठीक है, कुछ क्वेश्चन है आप ये सॉल्व कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फॉसिल फ्यूल। In chapter 5, we learned that fossil fuel are formed by the degradation of dead plants and animals buried under Earth's crust over millions of years. ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया कि फॉसिल फ्यूल कैसे बनते हैं, जब प्लांट्स और एनिमल्स की डेड बॉडीज जो होती है वो बहुत टाइम तक सॉइल के अंदर रहती हैं, बहुत सालों तक पड़ी रहती हो, तो वो फॉसिल फ्यूल बन जाती है। फॉसिल फ्यूल जैसे कि कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस आर द कॉमन एग्जांपल ऑफ फॉसिल फ्यूल। They are non-renewable energy source, that is they are present only in limited quantity and their overuse will lead to depletion। ये नॉन रिन्यूएबल है, मतलब ये वापस से नहीं बन सकते, इनको बनने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, और अगर इनका हम बहुत कम क्वांटिटी, लिमिटेड भी है ये, ज्यादा क्वांटिटी में नहीं है, तो अगर हम इनका बहुत ज्यादा यूज करेंगे तो वो भी कम हो जाएंगे। दिस रिसोर्सेज कैन नॉट बी रिप्लेनिश्ड ओवर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, और इससे आप शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में रिप्लेनिश भी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये बहुत टाइम लगता है इसे बनने में, मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं। ओवर एक्सट्रैक्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल, अब जब फॉसिल फ्यूल का हम ज्यादा एक्सट्रैक्शन कर देते हैं तो क्या होगा? फॉसिल फ्यूल आर द मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑलमोस्ट ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस ऑफ टुडेज लाइफ थ्रू आउट द वर्ल्ड। आज के टाइम पर अगर देखा जाए तो फॉसिल फ्यूल के बिना, पेट्रोल डीजल के बिना ही हमारा ट्रैवल करना मुश्किल है। कोई भी आपको आज के टाइम पे आपको 100 में से 2 लोग मिलेंगे साइकिल चलाते हुए, बाकी सब गाड़ियों पे ही मिलेंगे। तो गाड़ियां कैसे चलती है? पेट्रोल और डीजल। पेट्रोल डीजल क्या है? ये फॉसिल फ्यूल है। They are also used in various other industries which have led to their overexploitation. Some of the consequences of overexploitation are given below. अब इंडस्ट्रीज में भी बहुत ज्यादा यूज होने लग गया, क्योंकि डीजल और पेट्रोल से क्या होता है, चीजें बहुत जल्दी चलती है, ठीक है, उनकी स्पीड जो होती है वो बढ़ जाती है, तो वो यूज करने लगा ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो जाए। तो जब वो ओवर एक्सट्रैक्शन हो गया उसका, तो उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस है, क्या क्या लॉसेज है हमारे लिए, वो देखें। जैसे एग्जॉशन ऑफ एग्जिस्टिंग रिजर्व, जो हमने चीजें संभाल के रखी थी उनका खत्म होना। द ओवर यूज ऑफ दिस फॉसिल फ्यूल विल रिजल्ट इन डिप्लीशन विच विल लीड टू एनर्जी क्राइसिस इन द नियर फ्यूचर। मतलब बहुत करीब में ऐसा टाइम आ जाएगा कि वापस हम लोग सब किस पर आ जाएंगे? साइकिलों पर आ जाएंगे, क्योंकि पेट्रोल डीजल बचेगा ही नहीं। आज के टाइम पर आप देखें 4 लोगों 5 लोगों की अगर फैमिली है तो वहां पर 3 गाड़ियां होती, ठीक है, और एक 4 व्हीलर होती, एक बाइक होती है जो अंकल चलाते हैं, एक स्कूटी होती है जो मम्मी की होती है, एक स्कूटी होती है जो बच्चों की होती है, और एक कार होती है जो पूरी फैमिली की आउटिंग के लिए यूज की। अब सोचो आप 5 लोगों के बीच में 4 गाड़ियां हैं, तो उनके घर में कितना पेट्रोल यूज होता होगा? ठीक है, तो ये ओवर यूज ही होता ना। अब वो चाहे तो एक कार भी रख सकते हैं, सभी एक साथ ट्रैवल कर रहे हैं, या फिर एक गाड़ी रख सकते हैं जिसमें सब चले जाए, बट नहीं, सबको अलग अलग गाड़ियां चाहिए। हमारे घर में, हमारी ज्वाइंट फैमिली है, हमारे घर में 7 से 8 गाड़ियां, 8-9 गाड़ियां हैं हमारे पास, ठीक है, सब 2 व्हीलर्स ही, 4 व्हीलर नहीं, हमारे पास सारी 2 व्हीलर्स ही है। तो हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा यूज होता है, थोड़ी सी दूर भी अगर जाना है तो गाड़ी ही चाहिए, पैदल जाना कोई पसंद करता ही नहीं है। नेक्स्ट है इंक्रीज इन ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज। अगर आप ज्यादा से ज्यादा किसी भी चीज का यूज करते हैं तो वो सबसे पहले हमारे एनवायरमेंट पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो सबसे क्या होता है? ग्रीन हाउस इफेक्ट बनता है, ग्लोबल वार्मिंग होती है, क्लाइमेट चेंजेस, जैसे कि अभी ठंड का मौसम है पर इतनी ठंड नहीं है, आराम से आप बिना स्वेटर के रह सकते हैं। Burning of these fuels releases harmful gases such as carbon dioxide, nitrogen oxide and sulfur oxide. अब जब आप इन फ्यूल्स को बर्न करते हैं तो ये सारे ऑक्साइड इसमें से निकलते हैं। Carbon dioxide is one of the primary reason for global warming, which further lead to undesirable and irreversible climate changes. तभी तो ऐसा होने लग गया है ना, अभी कुछ सालों से ऐसा हो गया है, कभी भी बारिश हो जाती है, ठंड एकदम बढ़ जाती है, कभी एकदम गर्मी हो जाती है। अभी टाइम है एक्सट्रीम सर्दी का, ठीक है, अभी का मौसम आज से 10 साल पहले अगर देखा जाए तो अभी के टाइम में बहुत ठंड होती थी कि इंसान दिन में भी स्वेटर पहना रहता था, बट अब हम आराम से बिना स्वेटर के रह सकते हैं। हमारे यहाँ रातों में पंखे चल रहे हैं, बाकायदे हमारे घर में तो चल रहे हैं, हम बिना फैन के हम सो ही नहीं पाते, गर्मी लगने लगती है। ठीक है, तो ये किस वजह से हो रहा है? क्योंकि हम चीजों का बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, फ्यूल्स का हम इतना यूज कर रहे हैं, और फ्यूल्स का हमने यूज करा, ठीक है, बट उनके जो हार्मफुल गैसेस जो रिलीज होती है वो एटमॉस्फेयर में ही रहती है, और वो पूरा एटमॉस्फेयर का जो रोटेशन है या फिर एटमॉस्फेयर की जो चीजें हैं उनको चेंज कर देती है। कॉजेज पॉल्यूशन ऑफ एयर, वाटर एंड लैंड। अब कैसे एयर पॉल्यूशन और लैंड पॉल्यूशन होता है वो देखिए। When these fuels are burned, the environment gets highly polluted. जब हम इन फ्यूल को जलाते हैं तो गैसेस निकल रही हैं,
तो मतलब हमारे एयर तो पॉल्यूशन हो ही रहा है। इट ऑल्सो जनरेट अ लॉट ऑफ वेस्ट दैट इज डम्प्ड ऑन ओपन लैंड पॉल्यूटिंग द सॉइल, ऐसे वेस्ट पड़ा रहता है तो ये लैंड पॉल्यूशन भी हो रहा है। They also contaminate the underground water as this toxin seep into the ground. As a result, plant, wildlife and marine life get affected. अब कुछ वेस्ट जो होता है वो पानी के अंदर भी बहा देते हैं, इंडस्ट्रीज से निकाल रहे हैं, पानी के अंदर भी जाते हैं, तो वहां की सारा एक्वेटिक वाइल्ड लाइफ के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। लैंड पर रहता है जो हैबिटेट जिनके वाइल्ड लाइफ के जो लैंड पर है उनको अफेक्ट पड़ता है, मरीन लाइफ पूरी ज्यादा अफेक्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये होता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, जब भी आप चीजों का ओवर यूज करेंगे तो इंसानों को इंसान जानवरों को भी हम बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा देते हैं। नेक्स्ट इज एसिड रेन। When fossil fuel are burned, sulfur dioxide and nitrogen dioxide are released into the atmosphere. जब भी फॉसिल जलता है जैसे कि पेट्रोल या डीजल जब बर्न हो रहे हैं, हम जब गाड़ियां चलाते हैं तब जो गैस निकलती है तो उसके अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड भी होता है, सल्फर डाइऑक्साइड भी होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है, और ये कहाँ रहता है? एटमॉस्फेयर में रहता है। These chemical gases react with water and oxygen to form sulfuric and nitric acid. अब हमारे एटमॉस्फेयर में वाटर भी है और ऑक्सीजन भी, इन दोनों के साथ जब ये गैसेस मिलती हैं तो वो एसिड का रूप ले लेती है, सल्फ्यूरिक एसिड या फिर नाइट्रिक एसिड। विंड स्प्रेड दिस एसिड ओवर हंड्रेड्स ऑफ माइल्स, और हवा के जरिए क्या होता है? ये एसिड बहुत दूर तक पहुंच जाता है। When acid rain reaches earth, it enters the water system and seep into the soil. और जब एसिड रेन होती है तो क्या होता है? वो हमारे वाटर सिस्टम के अंदर जाते हैं, मतलब अंडरग्राउंड जाते हैं और सॉइल उसको अब्सॉर्ब कर लेता है। It is a serious threat to all living organisms and can also destroy monuments. इसी की वजह से तो अब पीला हो गया हमारा ताजमहल, ताजमहल पे अब पीलेपन आ गया है। क्यों आ गया? एसिड रेन की वजह से। आप एसिड रेन का अगर एग्जांपल देखना है तो अगर आपके घर में प्लांट हो तो अगर उन बारिश के बाद अगर उनके अंदर छेद छेद हो जाते हैं ब्लैक ब्लैक, तो समझ जाए एसिड रेन हुई थी। ठीक है, तो ये था आपके कुछ कॉन्सिक्वेंसेज आफ्टर यूजेस ऑफ फॉसिल फ्यूल। अब अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी, सबका अल्टरनेट दिया जाता है, हर चीज का अल्टरनेट होता है। जैसे कि स्कूल अगर नहीं लग रहे हैं तो हम अल्टरनेटली पढ़ाई तो कर ही रहे। ठीक है, तो ऐसे अल्टरनेट सोर्सेज होते हैं एनर्जी के, वो क्या है? We cannot totally stop the usage of fossil fuel, but we can reduce their consumption. Alternative renewable energy sources like wind, water, and solar power have to be used, all of which occur naturally on Earth. अब हम fossil fuel का use बिल्कुल एकदम से बंद नहीं कर सकते। अगर आपको बोला जाए कि आप रतलाम पैदल जाओ तो आप नहीं जा सकते, आपको गाड़ी से ही जाना होगा। ठीक है, तो चीजों का हम अल्टरनेट यूज निकालें, उनका कुछ अल्टरनेट निकालने कि हम अगर उसको यूज नहीं करें तो कोई और चीज हम यूज कर लें, जैसे कि विंड, वाटर या सोलर एनर्जी, जो सन से एनर्जी, क्योंकि ये नेचुरली है, ये खत्म होने वाली नहीं है। दे डू नॉट कॉज एनी हार्म टू द एनवायरमेंट एंड आर फ्री। सबसे इंपॉर्टेंट, इसमें कोई पैसा नहीं लग रहा है और साथ ही में ये एनवायरमेंट में भी कोई नुकसान नहीं दे रही। दे हेल्प इन रिड्यूसिंग द टॉक्सिन प्रोड्यूस एंड प्रिजर्व द delicate balance of the planet. Let us learn about some of the most common sources of renewable energy. ये renewable sources है, मतलब इनका आप फिर से ये बन सकती है। ठीक है, विंड पावर मिल्स, विंड मिल्स लगती है, उनसे आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है। सोलर एनर्जी का यूज करके सोलर प्लांट लगा लें आप घर पे, सोलर पैनल्स लगा लें, तो उससे भी आपको एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल जाती है। चलो देखते पढ़ लेते हैं इसको तो आपको पता चल जाएगा। It uses the power of wind to propel the blades of windmills, which are used to generate electricity. It is used for pumping water or crushing grains. Wind farms are set up for this purpose. आप सुजापुर में देखें, आप अभी तो मतलब हम जब स्कूल में थे तब 2-4 विंडमिल लगी थी, पर अब बहुत सारी विंडमिल्स लग गई है। तो उससे क्या होता है, जब वो घूमती है हवा के थ्रू तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कहाँ काम आती है? वाटर पंप करने में, या फिर क्रश करने के लिए, ग्रेन्स को क्रश करने के लिए वो काम आती है। नेक्स्ट इज सोलर एनर्जी। इट इज कॉमनली यूज फॉर हीटिंग, कूलिंग एंड प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी। सोलर एनर्जी का भी यूज इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए किया जाता है। सोलर पावर पैनल वर्क्स बाय ट्रैपिंग सनलाइट इनटू सोलर सेल्स व्हिच इज लेटर कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिसिटी। बहुत सारे घरों में देखा है मैंने, सोलर पैनल्स लगा लिए उन्होंने, इलेक्ट्रिक बिल भी कम हो जाता है, और सोलर पैनल एक बार का इन्वेस्टमेंट है, वो बहुत टाइम तक चलती है। तो वो क्या करते हैं, सोलर एनर्जी को ट्रैप करते हो, सनलाइट एनर्जी को ट्रैप करते हैं और सोलर सेल्स में जाती है वो, और वो क्या बन जाती है? कन्वर्ट हो जाती है इलेक्ट्रिसिटी। तो हमारे घर में लाइट कट जाएगी नहीं, इन्वर्टर की हमें जरूरत नहीं पड़ती। नेक्स्ट इज टाइडल। 70% ऑफ अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद ओशन। बताइए हमें तो कि हमारा पानी कितना ज्यादा है हमारे पास। The tides in the oceans are predictable as they vary according to the position of the moon.
अब जैसे हमने पहले लास्ट चैप्टर में पढ़ा है कि मून की पोजीशन जैसे चेंज होती है वैसे ही टाइड्स का कॉज होता है। जब हाई टाइड्स हो तो जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, टर्बाइन्स घूम जाती है बहुत ज्यादा और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है। जब लो टाइड होती है तो टर्बाइन स्टॉप हो जाती है और इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन थोड़ा रुक जाता है। Is vary according to the position of the moon. The rise and fall of the tide is used to step up small turbines which can generate electricity. ठीक है, तो इससे electricity easily generate कर सकते हैं. Next is biomass. It is the energy obtained from the waste of various humans and animal activities. Waste from timber industry, agricultural land, etc. are used as source of energy. Biomass is widely used in rural areas. It is used to produce biogas, which is supplied through pipeline to houses, which is used for cooking, एज कुकिंग फ्यूल एंड फॉर हीटिंग. बायोगैस एनर्जी का भी यूज किया जाता है. डंक होते हैं या ह्यूमन वेस्ट या एनिमल वेस्ट जो है एक साथ डंप कर दिया जाता है और फिर उससे गैस लिबरेट होती है. कुछ केमिकल्स भी डाल देते हैं उसके अंदर, उससे जो गैस लिबरेट होती है उसको पाइपलाइन के थ्रू घरों तक पहुंचा दिया जाता है. फिर आप उससे सारा काम कीजिए जो नॉर्मल गैस से करते हैं आप. नेक्स्ट इज हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी. जहां पर भी वर्ड हाइड्रो आ जाता है समझ जाए आपकी वो पानी से रिलेटेड है. The potential energy stored in water held in dams is allowed to run water turbines and generators which produce electricity. Hydropower is the largest producer of alternate energy in the world. सबसे ज्यादा अगर इलेक्ट्रिसिटी किसी चीज से मिल सकती है तो वो है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से, क्योंकि पानी का बहाव जितना ज्यादा तेज कम आप कर सकते हो उसे. ठीक है, तो तेज अगर रहता है तो ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है और आपको ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी मिल जाती है. ठीक है. नेक्स्ट इज जियोथर्मल एनर्जी. जियोथर्मल वर्ड जहां भी आता है मतलब अर्थ से एनर्जी आप ले रहे हैं. इट यूटिलाइजेस द हीट एनर्जी अंडर द अर्थ. अर्थ के अंदर से आप एनर्जी ले रहे हैं. द हॉट रॉक्स इनसाइड अर्थ कोर हीट अप द वाटर टू प्रोड्यूस स्टीम. सच रीजन्स आर ड्राइड and the pressurized steam is used to run turbines which are connected to electric जनरेटर. अब अर्थ से जो गर्मी रहती है स्टीम जो होती है वो ऊपर तक लाई जाती है. ठीक है, उसके बाद इतना ज्यादा प्रेशर बनता है टर्बाइंस के ऊपर कि वो घूमने लगती है. टर्बाइंस अगर घूमी मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होना स्टार्ट हो जाती है. ठीक है. अब कुछ चैलेंजेस होते हैं जो कि आपको फेस करना पड़ते हैं अगर आप अल्टरनेट एनर्जी या फिर नेचुरल एनर्जी यूज कर रहे हैं तो वो क्या है. इट इज डिफिकल्ट टू टैप दिस सोर्सेज एंड रिसर्च इज स्टिल गोइंग ऑन टू फाइंड एफिशिएंट एंड इफेक्टिव वे टू यूज देम. अभी तक भी आज के टाइम में हम इतनी ज्यादा डेवलपमेंट हो गया है उसके बाद भी बहुत सारी रिसर्चेस अभी भी चल रही है कि हम ज्यादा इन चीजों का कैसे यूज कर लें. It involves a lot of investment, so the drift has to be done gradually and in smaller ways. इसके अंदर पैसा बहुत लगता है क्योंकि विंडमिल्स सेटअप ऐसे ही नहीं हो जाती, बहुत ज्यादा पैसा लगता है, तो इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा है पर उसका रिजल्ट जो होता है वो धीरे धीरे मिलता है उस इन्वेस्टमेंट का. इसलिए इसको थोड़े पहले कम लेवल पे लगाया जाता है, थोड़ा उससे प्रॉफिट कमा लेते हैं, उसके बाद हायर लेवल पे से यूज किया जाता है. The biggest step that mankind can take to prevent further damage is to start using alternative resources. This will keep the planet sustainable for the future generation. अभी सबसे बड़ी चीज आप ये कर सकते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा नेचुरल चीजों का यूज करें, ना कि ज्यादा भी ना करें, अल्टरनेट चीजों का यूज करते हैं. जैसे अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो आप ये ना करें कि हम इन्वर्टर यूज करें. आप पैनल्स लगा लें, सोलर पैनल्स लगा लें घर में और इलेक्ट्रिसिटी को सेव करके रख लें तो आप यूज कर सकते हैं. वैसे भी लाइट अब तो कम जाती है तो इतना ज्यादा प्रॉब्लम हमें नहीं होती. बट हाँ, इस चैप्टर में आपको इतना पता चल गया है कि हम अगर नेचुरल चीजों का ज्यादा से ज्यादा यूज करेंगे तो हमारे लिए बहुत ज्यादा नुकसान है. ठीक है, तो ये हमारा यहाँ चैप्टर फिनिश होता है. कंसेप्ट मैप आपको दिया है तो आप उसको पूरा रिवाइज कर लीजिएगा, आपको सब कुछ समझ आ जाएगा इसमें. और वैसे भी ऐसा कुछ डिफिकल्ट इसमें था नहीं इस चैप्टर. ठीक है, अब हम कल मिलते हैं तो हमारा कल हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर देंगे.